Radhe Radhe and welcome to this new video. In this video we are going to carry on our third part of the unit 9. In the first two parts we discussed what is incidence and prevalence and odds and risk, what are odds and risk ratios, and in this video we are going to discuss about relative risk and risk difference, what are relative risk and risk difference and how to calculate them and how to calculate the confidence intervals. So this is unit 9 of your syllabus, part 3. So the contents are relative risk, what is risk difference, numerical based on this, what are the confidence interval of relative risk and how to calculate risk difference and confidence interval for risk difference. So these are the topics for today and we are going to discuss all these topics in this video. So let's start with relative risk. So relative risk, when we talk about relative risk, so relative risk में क्या होता है कि suppose we have a group of 20 people. Okay, ये 20 people है हमारे ग्रुप में. सपोज़ ये ग्रुप में 20 पीपल हैं, ठीक है. अब ये 20 पीपल हैं, इनमें से हमें इनको हार्ट डिजीज़ है, ठीक है. इनमें से कईयों को क्या है, हार्ट डिजीज़ है और कई जो है वो स्मोक करते हैं, ठीक है. ये 20 पीपल हैं हमारे पास, इनमें से कुछ जो हैं वो स्मोक करते हैं. ये है इनका स्मोकिंग फैक्टर. ये जो डॉट आपको दिख रही है ये स्मोकिंग के लिए, ठीक है. ये स्मोकिंग करते हैं और इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है, ठीक है. कुछ ऐसे हैं जिनको हार्ट डिजीज़ है और वो हैं ये वाले, ये जो है इनको हार्ट डिजीज़ है, ठीक है. तो हम जब रिलेटिव रिस्क की बात करते हैं तो रिलेटिव रिस्क हमें क्या बताएगा कि स्मोकिंग और जो हार्ट डिजीज़ है इनमें कितना रिलेशन है, क्या रिलेशन है कि जो स्मोकिंग करता है उसको हार्ट डिजीज़ होने के कितने चांसेस होंगे, क्या उसमें रिलेशन होगा. तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है. तो रिलेटिव रिस्क हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी आउटकम है, कोई भी एक्सपोजर है, तो एक्सपोजर और आउटकम के बीच में कितना रिलेशन है, कितना उसमें रिलेशन होगा, ठीक है. तो कितना रिस्क होगा. रिलेटिव रिस्क का मतलब ही है कि एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड के बीच का रेशियो, ठीक है. तो जो बंदे स्मोकिंग कर रहे हैं उसमें हार्ट अटैक का कितना चांसेस होंगे और जो बंदे स्मोकिंग नहीं कर रहे फिर भी उनको हार्ट अटैक है उसमें कितना रिलेशन होगा स्मोकिंग और हार्ट अटैक में. स्मोक करने के बाद उनको हार्ट अटैक हो रहा है या फिर बिना स्मोक किए उनको हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसमें कितना रिलेशन होगा ये हमें रिलेटिव रिस्क बताएगा, ठीक है. तो अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्मोकिंग वाले पर्सन हैं, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है यहाँ पे, ये स्मोकिंग वाले पर्सन है, ठीक है. सॉरी, ये हार्ट डिजीज़ है जिनको हार्ट डिजीज़ है. 1 2 3 4, तो 4 है ऐसे जिनको हार्ट डिजीज़ है, 4. और 7 है ऐसे जिनको जो स्मोक करते हैं. स्मोक वाले कितने हैं, 7. और हार्ट डिजीज़ है 4 को, ठीक है. तो ये चीज़ बनी हमारे पास, हार्ट डिजीज़ 4 पर्सन को हार्ट डिजीज़ है. वेदर कुछ पर्सन हार्ट डिजीज़ में ऐसे भी हैं जो स्मोक करने के बाद उनको हार्ट डिजीज़ हुई है, कुछ ऐसे हैं जो बिना स्मोक, जैसे आप ये देख सकते हैं इसको बिना स्मोक करे हार्ट डिजीज़ हो रहा है, इसको भी बिना स्मोकिंग किए हार्ट डिजीज़ हो रहा है, ठीक है. तो कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको बिना स्मोकिंग किए हार्ट डिजीज़ हो रहा है और कुछ ऐसे हैं जिनको स्मोक करके हार्ट डिजीज़ हो रहा है, जैसे कि ये और ये स्मोकिंग के साथ इनको हार्ट डिजीज़ है, ठीक है. तो ये चीज़ हुआ. तो अगर हम इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो हमारा रिलेटिव रिस्क क्या होगा कि जब भी हम रिलेटिव रिस्क निकालेंगे तो रिलेटिव रिस्क हमें क्या बताएगा, इंसिडेंस
ऑफ हार्ट डिजीज़ इन स्मोकर्स, क्योंकि हमने स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग दो कैटेगरीज में अपने उसको डिवाइड किया और हमने बताया कि हार्ट डिजीज़ कितनों को है और हार्ट डिजीज़ कितनों को नहीं है। ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क हमें क्या बताता है कि जो भी हम एक्सपोजर ले रहे हैं स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग, तो उसका इंसिडेंस ऑफ स्मोकर्स अपॉन इंसिडेंस ऑफ नॉन स्मोकर्स। ठीक है, जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं फिर भी उनको हार्ट डिजीज़ हो रही है, तो ये हमारा स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के बीच का इंसिडेंस को रिलेटिव रिस्क हमें बताता है, इसके रेशियो को। ठीक है, और इसको हम दूसरी तरह से क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव रिस्क जो है वो क्या है, रिलेटिव रिस्क जो है वो क्या है। रिलेटिव रिस्क हम क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव रिस्क जो है वो क्या है, रेशियो है डिजीज़ का इन द एक्सपोज ग्रुप और एस डिजीज़ इन द अनएक्सपोज ग्रुप। ठीक है, मतलब हार्ट डिजीज़ जैसे हम कह रहे हैं हार्ट डिजीज़ स्मोकिंग वालों में कितना है और हार्ट डिजीज़ जो है वो नॉन स्मोकिंग में कितना है, तो डिजीज़ इन द एक्सपोज ग्रुप एंड डिजीज़ इन द अनएक्सपोज ग्रुप इसका रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेटिव रिस्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी के बेस पे चलते हैं आगे। अब हमने अपने डाटा को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक है हमारा एक्सपोज्ड ग्रुप, एक है हमारा अनएक्सपोज्ड ग्रुप। ठीक है, एक हमारा अनएक्सपोज्ड ग्रुप, एक्सपोज्ड ग्रुप में हमें क्या मिला कि जो स्मोकर्स थे, जो हमारे स्मोकर्स हुए हैं और जो हमारे नॉन स्मोकर्स हुए हैं वो हमने अनएक्सपोज्ड ग्रुप में ले लिया। अब जो हार्ट डिजीज़ थी वो स्मोकर्स में भी थी और कुछ नॉन स्मोकर्स में भी थी। ठीक है, तो हमने ले लिया। ठीक है, जो हार्ट डिजीज़ है हमारी, ये आए हमारे स्मोकर्स। कितने स्मोकर्स थे हमारे पास, आई थिंक 4 और 7 स्मोकर्स थे आई थिंक, तो ये हमारा 7 स्मोकर्स हुए, हमने उनको अलग अलग कर लिया। ठीक है, ये 7 स्मोकर्स हैं, इनमें से 4 को हार्ट डिजीज़ हुई, 1 2 3 4, ये चारों को हार्ट डिजीज़ हुई। ठीक है, और अनएक्सपोज ग्रुप में नॉन स्मोकर्स हैं, इनमें भी कुछ ऐसे हैं। अब टोटल हमारा 20 का सैम्पल था, तो ये कितने होंगे, 7 यहाँ है तो ये कितने होंगे 13। ठीक है, तो ये होंगे 13, ये आपके आए हैं 13 12 और ये 13। ठीक है, 13, और इसमें से भी कई कुछ पर्सन ऐसे थे जिनको हार्ट डिजीज़ था, ये मैंने उन पे मार्क कर दिया हार्ट डिजीज़ वालों को। 4% इधर से हार्ट डिजीज़ के थे बिना स्मोकर्स में। ठीक है, तो एक्सपोज ग्रुप और नॉन एक्सपोज ग्रुप्स हम अनएक्सपोज ग्रुप हमने अलग कर दिए, जिसमें स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स भी अलग अलग हो गए। तो अब हमें क्या करना है कि इंसिडेंस ऑफ स्मोकर्स, इंसिडेंस ऑफ स्मोकर्स क्या कहता है, इंसिडेंस कि नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस एट रिस्क। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क और नंबर ऑफ न्यू केसेस, तो न्यू केसेस यहाँ पे कितने हैं 4 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 7, तो 4/7 ये इसका स्मोकर्स का इंसिडेंस हो गया। इंसिडेंस हमने किया था लास्ट वीडियो में, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इंसिडेंस क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में किया था। तो अनएक्सपोज ग्रुप में क्या होता है, अनएक्सपोज ग्रुप में इंसिडेंस कितना हो जाएगा, अनएक्सपोज ग्रुप में हमारे पास इंसिडेंस आ जाएगा नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन में। ठीक है, नंबर ऑफ न्यू केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन एट रिस्क, तो रिस्क में ये सारे कवर होंगे। ठीक है ना, तो अनएक्सपोज ग्रुप में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन रिस्क में कितने हैं 13 के 13, ये सारे क्या हैं रिस्क फैक्टर में। ठीक है, तो 4/13 हो गया, तो ये हो गया अनएक्सपोज ग्रुप का इंसिडेंस रेट। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ नॉन स्मोकर, आप इसको एन से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ नॉन स्मोकर। ठीक है, तो अब हमें रिलेटिव रिस्क जब निकालना है, तो रिलेटिव रिस्क सिंपली व्हाट, द रेशियो ऑफ इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज ग्रुप अपॉन इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज या फिर अनएक्सपोज ग्रुप। ठीक है, तो 4/7/4/13, तो ये आपका इसको सॉल्व करके जो भी आएगा आपका रिलेटिव रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आई थिंक 13/7 बनेगा, 13/7, ये 4 से 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, 13 ऊपर चला जाएगा, 13/7 बनेगा ये।
और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 1 समथिंग 1.84 आई थिंक 1.84 आएगा, तो ये आपका रिलेटिव रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेटिव रिस्क आया है, ये जो आपका रिलेटिव रिस्क आया था 1.84, इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मोकर्स हैं उनका 1.84% रिस्क है, मतलब 84% रिस्क पे हैं वो, क्योंकि 84% रिस्क पे हैं वो उनको हार्ट डिजीज़ होने के। ठीक है, कि स्मोकर्स को हार्ट डिजीज़ हो उसका कितना परसेंट है, 84% चांसेस हैं कि उनको हार्ट डिजीज़ होगा। ठीक है, तो इतने चांसेस बन के आए हैं कि उनको हार्ट डिजीज़ होगा। तो ये जो रिलेटिव रिस्क आया है 1.84, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, रिलेटिव रिस्क इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा जो एक्सपोजर है, मतलब स्मोकिंग है, वो हार्ट डिजीज़ करेगा, वो ज़्यादा एक्सपोजर है उसका, मतलब उसके कई ज़्यादा चांसेस हैं कि एक्सपोजर जो है वो डिजीज़ को आउटकम की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने थ्योरी की तरफ कि रिलेटिव रिस्क क्या होता है। तो रिलेटिव रिस्क इज कैलकुलेटेड रेशियो ऑफ इंसिडेंस रेट ऑफ हेल्थ कंडीशन और आउटकम इन 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे हमने अभी 2 ग्रुप्स बनाए थे, एक्सपोज्ड फैक्टर के और अनएक्सपोज्ड फैक्टर के, दोज एक्सपोज टू अ फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट एंड दोज अनएक्सपोज्ड। ठीक है, इट इज़ used to determine if exposure to a specific risk factor is associated with an increase, decrease or no change in the disease or outcome। वही चीज़ हुई कि रिस्क फैक्टर हमें ये बताएगा कि हमारा जो एक्सपोजर है वो डिजीज़ को इंक्रीज़ करेगा, मतलब ज़्यादा इंक्रीज़ पे है रिस्क जो है वो हमारा, या फिर हमारा रिस्क जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि अभी हमारा रिलेटिव रिस्क ग्रेटर देन 1 था, तो इसका मतलब वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज चांसेस हैं कि स्मोकिंग जो है वो हार्ट डिजीज़ को इफ़ेक्ट करेगी, उसके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, व्हेन कंपेयर टू दोज विदाउट एक्सपोजर। ठीक है, तो एक्सपोजर और अनएक्सपोजर वालों को हमें कंपेयर करना है कि एक्सपोजर वाले मतलब स्मोकर्स जो हैं वो नॉन स्मोकर्स के को कितना इफेक्ट करेंगे, मतलब स्मोकर्स जो है वो हार्ट डिजीज़ को कितना इफेक्ट करेंगे रादर दैन नॉन स्मोकर्स। ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क इज स्टेटिस्टिकल मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन रिस्क फैक्टर एंड आउटकम। ठीक है, रिस्क फैक्टर और आउटकम के बीच में एसोसिएशन बताएगा, रिलेशन बताएगा कि हमारा एक्सपोजर और आउटकम के बीच में क्या रिलेशन है। सो रिलेटिव रिस्क कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ सिंपल 2x2 टेबल। ठीक है, 2x2 टेबल से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 2x2 टेबल से कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा रिलेटिव रिस्क का, अगर हमारे पास 2x2 टेबल है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, A/A+B अपॉन C/C+D। ठीक है, तो ABCD अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एग्जाम्पल की हेल्प से कि ABCD क्या होंगे हमारे पास। रिस्क डिफरेंस क्या होगा, रिस्क डिफरेंस हमारे पास सिंपली जैसे हमने रिलेटिव रिस्क को किया कि रेशियो होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, डिफरेंस, नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो डिफरेंस है तो इसका मतलब हमें क्या लेना है, दो क्वांटिटीज़ का डिफरेंस लेना है, और वो क्वांटिटीज़ क्या होंगी। ठीक है, तो वो 2 क्वांटिटीज़ क्या होंगी, डिफरेंस हमें लेना है 2 क्वांटिटीज़ का, तो वो 2 क्वांटिटीज़ क्या होंगी, जैसे हमने यहाँ पे इंसिडेंस लिया ऑफ एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड का रेशियो लिया रिलेटिव रिस्क में, रिस्क डिफरेंस में हम इन्हीं टर्म्स का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, कि हमें जैसा अभी हमने एग्जांपल किया था कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में कितना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, रिस्क डिफरेंस में हम ये पता करेंगे कि इन दोनों के बीच में एक्सपोजर और आउटकम के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो एज डिस्कस्ड अबव रिलेटिव रिस्क हेल्प्स यू डिटरमिन वेदर एंड हाउ स्ट्रांगली अ प्रीकर्सर इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर आउटकम। मतलब एक जो एक्सपोजर है वो आउटकम से कितना रिलेटेड है, ये हमें कितना एसोसिएटेड है, ये हमें रिलेटिव रिस्क बताएगा। लेकिन एट्रीब्यूटेबल रिस्क या फिर उसको रिस्क डिफरेंस भी बोलते हैं, एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी बोलते हैं, तो AR या RD क्या हमें बताएगा, हेल्प्स यू डिटरमिन हाउ मच, ठीक
ठीक है, हाउ मच ऑफ एन आउटकम मे बी एट्रीब्यूटेबल टू पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर। तो ये हमें हाउ मच का आंसर देगा भी कितना उससे रिलेटेड है, ठीक है, और वहाँ पे हमें बताएगा कि कितना एसोसिएटेड है, ठीक है, और रिस्क डिफरेंस में हमें बताएगा कि कितना ज़्यादा है कितना कम है, ये हमें बताएगा, ठीक है। दैट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ एक्सेस रिस्क, कि ज़्यादा रिस्क है तो कितना है, ठीक है, इन अ पॉपुलेशन एक्सपोज टू दिस फैक्टर। दिस इज़ वैल्यूएबल मेजर since it provides estimates of the relative impact of poor outcome that could be achieved if the risk factor were reduced or eliminated, ठीक है। तो अगर रिस्क फैक्टर को हम रिड्यूस कर दें या एलिमिनेट कर दें तो उस पर कितना इम्पैक्ट होगा, ये हमें बताएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि एक एग्जांपल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि हमारा जो रिलेटिव रिस्क और रिस्क डिफरेंस है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल स्टडी करते हैं। इन अ पर्टिकुलर ईयर ऑफ योर हेल्थ जुरिस्डिक्शन देयर वर 1000 बर्थ्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1000 बर्थ हुए, ठीक है। तो जब आपने उसको रिव्यू किया, जब आपने उसका सर्टिफिकेट देखा तो आपने ये आपको मिला कि 72 जो किड्स ऐसे थे जिनका लो बर्थ वेट था, लेस दैन 2500 ग्राम, ठीक है। कुछ ऐसे किड्स आए जिनका जो वेट है वो 2500 ग्राम से भी कम था, और उनमें से भी ऐसी कुछ मदर्स निकली जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में 158 मदर्स ऐसी निकली जिन्होंने अपने टाइम पीरियड में स्मोक किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिला, और फिर आपने और उन मदर्स में से भी 158 मदर्स जो ऐसी थी जिन्होंने स्मोकिंग करी थी अपने टाइम पीरियड में, उनमें से 19 मदर्स ऐसी थी जिनके किड्स जो हैं, जिनके बेबीज़ जो हैं वो लो बर्थ वेट हुए, ठीक है। तो 158 में से भी 19 मदर्स ऐसी थी जिनका लो बर्थ वेट बेबी हुआ, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल स्मोकिंग एंड अकरेंस ऑफ लो बर्थ वेट, ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि स्मोकिंग में और लो बर्थ वेट में कितना रिलेशन निकलता है, क्या रिलेशन निकलता है, ठीक है। मतलब स्मोकिंग करना और लो बर्थ वेट में क्या रिलेशन निकल के आएगा, ठीक है। मतलब स्मोकिंग की वजह से कितना लो बर्थ वेट हो सकता है, ठीक है। तो हमने अभी 2x2 टेबल की बात करी, तो हमने 2x2 टेबल बनाया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्सपोजर है कि हु स्मोक्ड ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो लो बर्थ वेट किड्स कितने हुए, ठीक है। तो येस और नो मतलब स्मोकिंग की जिन्होंने, मदर्स ऐसी जिन्होंने स्मोकिंग की और लो बर्थ वेट हुआ वो क्या है 19, क्योंकि वहाँ पे दे रखा था कि टोटल 158 मदर्स थी जिन्होंने स्मोकिंग की। तो स्मोकिंग वाले ये हैं, स्मोकिंग वाले कितने हो जाएंगे टोटल 158, ठीक है। और एक चीज़ इन्होंने क्या दे रखी है हमको कि किड्स दे रखे हैं कि जिनके लो बर्थ वेट, टोटल किड्स जिनका लो बर्थ वेट है वो कितने हैं 72। तो ये आपको सिर्फ दो मेजरमेंट दे रखी हैं, बाकी आपको खुद से निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालोगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का सम, ये जो आप वर्टिकल लाइन देख सकते हो, इन दोनों का सम 72 होना चाहिए, ठीक है। तो 72 होना चाहिए, तो 72 में से 19 माइनस करोगे तो ये फर्स्ट वाला डॉट जो मैंने लगाया ये आपको 53 मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और गिवन है आपको क्वेश्चन में कि 1000 टोटल सैम्पल कितने का था 1000 का, तो 1000 चीज़ आपको गिवन है, 1000 गिवन है। तो आपके ये जो डबल डॉट मैंने लगाया है ये निकल सकता है कि 1000 माइनस 72 करोगे तो 928 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 1000, अब क्योंकि ये दोनों का सम जो है वो 1000 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसी ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो इन दोनों का सम भी 1000 निकल के आएगा। तो ये जो मैंने ट्रिपल डॉट लगाई है ये आपको 842 मिल जाएगी क्योंकि 158 आपको गिवन है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आपको गिवन हो गई तो यहाँ पे जो आप टेबल में वैल्यूज़ हैं ये निकाल सकते हो कि 19 प्लस x इज इक्वल टू 158। तो 158 माइनस 19 इज इक्वल टू ये जो 4 डॉट हैं ये आ जाएंगी, ठीक है। और जो 789 है ये भी आपका 842 माइनस दिस करोगे तो ये आपको ये भी निकल आएगा 789,
ठीक है, तो चारों कॉलम्स आपके फिल हो जाएंगे और आपको ग्रैंड टोटल भी इनका मिल जाएगा। फिर हम रिलेटिव रिस्क की बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव रिस्क हमने जैसे कहा कि इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड ग्रुप रेशियो है इसका टू द इंसिडेंस ऑफ अनएक्सपोज्ड ग्रुप। अब यहाँ पे एक्सपोज ग्रुप कौन सा है? स्मोकिंग, जो मदर्स स्मोकिंग करती थी अपने टाइम पीरियड में। तो ये हो गया हमारे पास कितनी मदर्स ऐसी थी जिन्होंने स्मोकिंग की? 19 मदर्स ऐसी थी जिन्होंने स्मोकिंग की। और टोटल कितना पॉपुलेशन, या हम कह सकते हैं पीपल, पेशेंट्स एट रिस्क। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस एट रिस्क पे कितने केसेस हैं? 158। ठीक है, ये चीज़ हो गया 19 + 139। तो इन्हीं को हम बोलते हैं, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो है ये होता है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये जो हमने ए बी सी डी ये कॉलम होते हैं 2x2 टेबल में। और जो यहाँ पे आपको मिलता है ये होता है A+B, ये होता है C+D, और जो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको मिला हुआ है ये है A+C, B+D, और ये टोटल N, A+B+C+D, चारों प्लस होंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका टोटल होता है N। तो रिलेटिव रिस्क की बात आती है तो हम क्या करते हैं? A/A+B/C/C+D, ये चीज़ हम रिलेटिव रिस्क में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो A हमारा कितना हुआ? 19/A+B, ठीक है, 158, C/C+D। ठीक है, तो C कितनी वैल्यू थी हमारी? 53/53 + 789, तो 842 हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यूज़ आएंगी 19/158.120 आएगा, और 53/this = 0.063 आएगा। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1.9 मिलेगा आपको। तो 1.9 है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्मोकिंग है वो ज़्यादा रिस्क पे है, कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आपका लो बर्थ वेट चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा है आपके चांसेस। ठीक है, तो ये चीज़ हमें रिलेटिव रिस्क में निकालनी होती है, हमें ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, ठीक है। सो इन दिस एग्जाम्पल द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट इन स्मोकर्स इज 12% एंड इन स्मोकर्स इज 6%। तो वही चीज़ कह रहा है कि स्मोकर्स में 12%, ये आया हमारा 12% अप्रोक्सीमेट, और ये कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 6%। तो स्मोकर्स में 12%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मोकर्स में कितना रिस्क होगा? 12% का। नॉन स्मोकर्स में कितना होगा? 6% का। एंड रिलेटिव रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट एसोसिएटेड विद सिगरेट स्मोकिंग इज 1.9। तो रिलेटिव रिस्क कितना आया? 1.9। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्मोकर, क्योंकि हमारे पास क्या आया? स्मोकर्स का, यहाँ आप देख सकते हो कि स्मोकर्स का कितना है? 12% रिस्क है। नॉन स्मोकर्स का कितना है? 6% रिस्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मोकर्स में लो बर्थ वेट चाइल्ड होने के चांसेस कितने हैं? अबाउट ट्वाइस, 6 × 2, मतलब नॉन स्मोकर्स में 6% हैं तो उसमें कितने हैं? 12%, तो अबाउट ट्वाइस है इसका। ठीक है, तो ट्वाइस रिस्क है आपको कि नॉन स्मोकिंग करते हो और स्मोकिंग में लो बर्थ वेट किड्स होने के चांसेस कितने हैं? उसके ट्वाइस हैं, नॉन स्मोकिंग से ट्वाइस। ठीक है, तो वही ये चीज़ कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स वुमेन हु स्मोक इन देयर टाइम पीरियड आर अबाउट ट्वाइस as likely as those who don't have a low birth weight infant. Okay. सो अब हमने ये बताया था कि रिलेटिव रिस्क जो है यहाँ पे 1.9 है। ठीक है, तो व्हेन द रिलेटिव रिस्क एसोसिएटेड विद द फैक्टर इज मोर देन 1, तो यहाँ पे मोर देन 1 ही है, 1.9 है। तो इसका मतलब क्या है कि देन द फैक्टर इज कॉल्ड अ रिस्क फैक्टर, मतलब आपको ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 1 से ज़्यादा रिस्क आया आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो आपका रिस्क फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, तो अगर रिलेटिव रिस्क जो है वो लेस देन 1 आता है तो इसका मतलब वो प्रोटेक्टिव है, मतलब कुछ खास बात नहीं है उसमें। अगर आप स्मोकिंग, अगर बाई चांस यही चीज़ हमारी 1 से लेस आती, सपोज 0 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है, तो ये रेशियो, अगर रिलेटिव रिस्क का रेशियो है वो 0 पॉइंट समथिंग आता, 1 से लेस होता, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। मतलब इतना ज़्यादा हम उसको रिस्क में नहीं मान सकते कि हमारा स्मोकिंग जो है और उसको रिस्क में
मानेगा तो वो रिस्क नहीं हो सकता, वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, मतलब कुछ उसका असर नहीं होगा। ठीक है, मतलब आपका एक्सपोजर का और आउटकम का इतना ज़्यादा असर नहीं है। ठीक है, और अगर वो इक्वल टू वन आता है तो इसका मतलब जो आपका एक्सपोजर है और आउटकम से कोई मतलब लेना देना है ही नहीं, मतलब बिल्कुल इक्वल टू वन है तो इसका मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना ही वो इंक्रीज होगा ना ही वो डिक्रीज होगा। ठीक है, another statistic similar to relative risk is often used by epidemiologists is the odds ratio। odds ratio हम कर चुके हैं अपने पार्ट 2 में हमने ऑड्स रेशो और रिस्क रेशो किया था, तो वहाँ पे हमने किया था कि ऑड्स रेशो क्या होता है, A/B/C/D। तो वही चीज़ हो गया, जब हम रिलेटिव रिस्क है वो भी एक रेशियो ही है, ऑड्स भी एक रेशियो ही है। ठीक है, तो ऑड्स रेशियो भी हम निकाल सकते हैं और रिलेटिव रिस्क भी हम निकाल सकते हैं, दोनों एक रेशियो के तौर पे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पे। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल अराउंड रिलेटिव रिस्क। तो रिलेटिव रिस्क में कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालें, कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हमें निकालना है रिलेटिव रिस्क का तो हम कैसे निकालते हैं। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल हमें दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में 95% लेवल दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, CI = R1/R2 प्लस माइनस, क्योंकि 95% पे आपका एरिया कितना कवर होगा, 1.96। तो 1.96, आई शुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो R1/R2 प्लस माइनस 1.96 स्क्वायर रूट ऑफ 1/AB/N1 प्लस 1/CD/N2। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी 1/AB/N1 प्लस 1/CD/N2। तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास R1/R2। R1 क्या होगा हमारा, रिस्क ऑफ फर्स्ट, मतलब A/A+B, और R2 क्या होगा, C/C+D। ठीक है, C/C+D, ये चीज़ हो जाएगा R1 और R2 हमारा। ठीक है, तो और N1 और N2 क्या होगा हमारा, जो एक्सपोज में है और अनएक्सपोज में है। N1 हमारा जैसे यहाँ पे था 158 और N2 हमारा कितना था ग्रुप 2 में 842। तो ये हमारा टोटल ग्रैंड टोटल होगा N1 और N2, फर्स्ट सैम्पल और सेकेंड सैम्पल का। ठीक है, AB की वैल्यू आपको पता है, टेबल में से आप कॉन्टिजेंसी टेबल में से आप देख सकते हैं AB की वैल्यूज़। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो R1 R2 में आपको वैल्यूज़ डालनी है। N1 जो है वो टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स इन ग्रुप 1, those with the risk factor, and in this example it is the total number of births to smokers। ठीक है, विच इज़ 158। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 158, ये चीज़ N1 क्या होगा 158, ये चीज़ N1, और 842 N2। ठीक है, तो एग्जाम्पल को हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे पास, R1 की वैल्यू कितनी है, A/A+B, ये हम निकाल चुके थे। R1 और R2 हमने निकाला कि 0.120 और R2 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.63। ठीक है, इनका जब रेशियो लिया था वही रिस्क रेशियो, रिलेटिव रिस्क हमारा R1/R2 हो जाएगा 1.9। ठीक है, निकालना क्या है अब हमें, 1/AB/N1। ठीक है, तो 1/AB क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय में 158। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.819, और जब आप 1/CD/N2 करोगे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ आएंगी उसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.018। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट लेना है इनको ऐड करके, ये जो वैल्यू आई और जो लास्ट स्टेप में आपकी वैल्यू आई इन दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो जब आपने ऐड किया तो ये वैल्यू बनी 0.837। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 0.915 समथिंग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आपने निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1.9 प्लस माइनस 1.96 इंटू 9.915,
0.915। इसको मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल के 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। जब प्लस करोगे तो वो राइट साइड पे, जो माइनस का करोगे वो लेफ्ट साइड पे, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका निकल जाएगा। ऐसे ही आता है रिस्क डिफरेंस। अब आता है रिस्क डिफरेंस। रिस्क डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, क्या होगा, दो रिस्क के बीच का डिफरेंस, इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज माइनस इंसिडेंस ऑफ नॉन एक्सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे यही एग्जांपल अगर हम लेकर चलते हैं, तो टू कैलकुलेट द एट्रीब्यूटेबल रिस्क वन सिंपली सब्ट्रैक्ट द रिस्क ऑफ नॉन एक्सपोज ग्रुप फ्रॉम द रिस्क ऑफ एक्सपोज ग्रुप। ठीक है, तो इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज माइनस इंसिडेंस ऑफ अनएक्सपोज ग्रुप। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क डिफरेंस और एक्सेस रिस्क। इसका नाम दिया हुए हैं कि एट्रीब्यूटेबल रिस्क को ही हम रिस्क डिफरेंस और एक्सेस रिस्क भी कहते हैं। तो एक्सेस रिस्क इज एट्रीब्यूटेड टू द एक्सपोजर। ठीक है, तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज इक्वल टू P1 माइनस P2। तो P1 माइनस P2, तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क हमारा क्या होगा, P1 माइनस P2। P1 माइनस P2, P1 क्या होगा हमारे पास, जैसे इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज ग्रुप, तो इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज का मतलब क्या होगा, सम नंबर ऑफ केसेस, न्यू केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस एट रिस्क। तो इसका मतलब एक तरह से ये प्रोपोर्शन है ना, तो प्रोपोर्शन है तो A अपॉन A बाय बी है, इसी तरीके से निकालते हैं हम इसको। तो A अपॉन A बाय बी है, तो एक तरह से प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन है तो यही इसने दे रखा है कि P1 इज द प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स विद लो बर्थ वेट किड्स। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स की कितने स्मोकर्स थे जिनके लो बर्थ वेट चाइल्ड हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ P1 हो जाएगी। P2 क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शन ऑफ नॉन स्मोकर्स, ऐसे नॉन स्मोकर्स जिनको लो बर्थ वेट किड्स हुए। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी P1 और P2। तो रिस्क डिफरेंस निकालना है तो P1 माइनस P2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो P1 माइनस P2 जब आप करोगे, P1 हमने निकाल लिया A अपॉन A प्लस बी, P2 हमने निकाल लिया C अपॉन C प्लस डी। ये हमारी वैल्यूज़ निकली पड़ी हैं। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे हम। दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रिस्क डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया था R1 बाई R2। R1 और R2 क्या थे, R1 और R2 क्या थे, R1 अपॉन R2 क्या था, रिलेटिव रिस्क। ठीक है, R1 अपॉन R2 हमारा रिलेटिव रिस्क था, लेकिन यहाँ पे एट्रीब्यूटेबल के लिए निकाल रहे हैं, तो P1 P2 आएगा एट्रीब्यूटेबल रिस्क के अंदर। ठीक है, प्लस माइनस 1.96 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ PQ। अब यहाँ पे लेना है PQ 1/N1 प्लस 1/N2, इसका स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर रूट। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू द रिस्क which is the number of adverse outcomes divided by total number of events. In the example of low birth weight, तो जब आप 2x2 टेबल से देखोगे तो वहाँ पे ऐसे कितने आउटकम्स होंगे, 72 आउट ऑफ टोटल कितने हमारे पास 1000 बर्थ। तो रिस्क कितना हो गया हमारे पास, 72 अपॉन 1000। ठीक है, तो ये हमारा रिस्क आ जाएगा P की वैल्यू। Q क्या हो जाएगा, 1 माइनस P करेंगे हम, तो 1 माइनस P करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी ये जो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, N1 N2 आपको पता ही है, N1 N2 क्या हो जाएंगे हमारे पास, 158 और 842। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज़ फॉर्मूले में हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, तो क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, 1/N1 और 1/N2। ये चाहिए सबसे पहले तो हमें, P और Q तो हमें मिल ही चुका है। 1/158 प्लस 1/842। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.006, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.001। तो इसको जब आप ऐड अप करोगे तो 0.007 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमें क्या करना है, इसको PQ से मल्टीप्लाई भी करना है। PQ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा
पी इंटू क्यू इंटू में दिस वैल्यू, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.00000047, ठीक है, विच कैन बी राउंड ऑफ टू 0.005, ठीक है। तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो, स्क्वायर रूट लेना है इसका। अभी इसका स्क्वायर रूट लेना है तो 0.022 मिल जाएगा आपको स्क्वायर रूट इस पूरे वैल्यू का, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जब निकालोगे तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क प्लस माइनस 1.96 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क आपका कितना आया है 0.057। कैसे आया, P1 माइनस P2 करके, ठीक है। तो इनको वैल्यूज़ को माइनस करके आप निकाल सकते हो प्लस माइनस दिस, ठीक है। तो वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे 0.014 और 0.100, तो ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क हो जाएंगे। तो एट्रीब्यूटेबल रिस्क इज ऑफन मेजर एज परसेंटेज भी इसकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप परसेंटेज भी इसकी निकाल सकते हो। एट्रीब्यूटेबल रिस्क परसेंटेज कैसे निकालोगे, P1 माइनस P2, क्योंकि जिस तरह से हम परसेंटेज नॉर्मली निकालते हैं P1 माइनस P2 अपॉन P1 इंटू 100, तो इसको भी आप सॉल्व करके इसकी परसेंटेज निकल सकती है कि कितना परसेंट आपका रिस्क है, ठीक है। एट्रीब्यूटेबल रिस्क कितना परसेंट है, तो आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो इसकी। अदरवाइज सिंपल एट्रीब्यूटेबल रिस्क भी कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल में आप देख सकते हो कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया है और जो आपका एट्रीब्यूटेबल रिस्क आया है वो आपका इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू आएगी जो इसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर लाई करेगी, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने कॉन्फिडेंस अब हमने किया कि रिलेटिव रिस्क क्या होता है। रिलेटिव रिस्क अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो उसका क्या मतलब है, लेस देन 1 हो जाए तो उसका क्या मतलब है। रिलेटिव रिस्क और रिस्क डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा कि रिलेटिव रिस्क जो है वो हमें सिर्फ रेशियो बताएगा कि एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड के ग्रुप का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो 2 ग्रुप्स के बीच में स्टडी करनी है, एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड के बीच में कितना रेशियो होगा। रिस्क डिफरेंस हमें ये बताएगा कि एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड के बीच का कितना डिफरेंस है, ठीक है। और एक चीज़ और कि हमने जो एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड का रेशियो किया था, जो रिलेटिव रिस्क था, उसमें एक चीज़ और क्या कहता है ये कि अगर हम सपोज जैसे कि ये हमने किया था कि इंसिडेंस ऑफ एक्सपोज्ड टू इंसिडेंस ऑफ अनएक्सपोज्ड, ठीक है, ये हमारा क्या था, रिलेटिव रिस्क। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्मोकिंग है, कई पेशेंट तो ऐसे हैं जिनको स्मोकिंग से हार्ट अटैक हुआ और कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको नॉन स्मोकिंग से हार्ट अटैक हुआ। नॉन स्मोकिंग से हार्ट अटैक हुआ कैसे हुआ, वो कोई और डिजीज़ भी हो सकती है, कोई मतलब स्मोकिंग के अलावा कोई और फैक्टर हो सकता है उनका जो हार्ट अटैक होने के लिए उनका रीज़न बने, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। तो हमारा एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड के ग्रुप का रेशियो हमें पता चला, और अगर ग्रेटर देन 1 आ जाता है रिलेटिव रिस्क हमारा, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फैक्टर है वो, हमारा जो एक्सपोजर है वो रिस्क फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा रिस्क है उसका, ठीक है। किसी डिजीज़ के लिए उस फैक्टर का ज़्यादा रिस्क है, ठीक है। अच्छा, और अगर हमारा रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 रहता है तो इसका मतलब वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है, मतलब उसका कोई उस डिज़ीज़ से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस डिज़ीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब कोई आउटकम नहीं है, आउटकम और एक्सपोजर के बीच में रिलेशन नहीं है, मतलब आउटकम जो है वो जैसे स्मोकिंग जो है वो हार्ट अटैक को कुछ इफेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, अगर इक्वल टू 1 है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में हमने किया कि रिस्क डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, P1 माइनस P2, मतलब एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड ग्रुप के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालने सीखे कि कॉन्फिडेंस इंटरवल रिलेटिव रिस्क के केस में और साथ में एट्रीब्यूटेबल रिस्क के में कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। तो आपके पास जो भी बुक है तो आप उसमें से क्वेश्चंस इसके ट्राई करिएगा, और तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।
तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट की। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट यूनिट हम स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट यूनिट में हम करेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। तो ये यूनिट नंबर 12 है आई थिंक, तो ये हम स्टडी करेंगे। तो टिल देन राधे राधे।